हेलो बच्चों। तो हम लोग फिर से एमसीक्यू कम क्रैश कोर्स के लिए सेल चैप्टर को चुना है। एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है जिसमें 5 to 6 क्वेश्चन जनरली नीट में हर एक साल इस यूनिट से पूछे जाते हैं। सेल से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, वैसा कोई हार्ड नहीं रहता है। अगर एनसीईआरटी से तुम जाओगे या एनसीईआरटी ठीक से करोगे तो सारे क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रोवाइडेड कुछ स्टेटमेंट है उसको भी गौर से पढ़ना है, लेकिन एनसीईआरटी से रहता है, उससे ज़्यादा बाहर में नहीं रहता है। इसलिए एनसीईआरटी को पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस बनाया है पीवाईक्यू को लेते हुए। ठीक है, कुछ पीवाईक्यू भी इसमें है जो तुमको मैं दिखाऊंगा। सिंपल सा ही है जो पूछा गया पिछले एग्जाम में भी। तो देखो इसमें सेल में हमने, चूँकि एक लंबा चैप्टर है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें कवर करना है, तो हमने इस बार 20 का एक क्वेश्चंस का सेट बनाया है जिसमें अप टू इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम तक दिया है। हमने पिछली क्लास में वीडियो अपलोड किया था इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पे, इसके थ्रू भी जाना। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम तक हमने इस बार का एमसीक्यू सेट किया है। इसके आगे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, सेंट्रियोल, न्यूक्लियस, ये सब का क्वेश्चंस एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट जो एक्सपेक्टेड है, और जो पीवाईक्यू रहेगा उसको हम लोग अगले पार्ट 2 में, सेल के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें निकल कर हमारे सामने आता है, और एम आई एबल टू सॉल्व इट, या हमें कहीं ज़रूरत है फिर से एक बार कुछ देखने की। देखो इसमें क्या है कि तुम अभी मॉक टेस्ट, अभी समय है मॉक टेस्ट दो, और टेस्ट देने समय में अगर तुम्हें लगता है कि कहीं पे तुम फंस रहे हो, अटक रहे हो, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ लो। अभी पूरे चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब तुम्हारा कंसेप्ट उस चैप्टर पे क्लियर होता चला जाएगा। हर एक सब्जेक्ट में ही करना है, फॉलो करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, विच स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। देखो प्रोकैरियोट समझते हो तुम, किसे बोलते हैं? तो सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है, प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक। प्रो मीन्स होता है सिंपल, एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। मतलब वैसा सेल जिसमें न्यूक्लियस सिंपल हो, इसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में EU मीन्स वेल डेवलप्ड एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड इन द यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जांपल में आया था बैक्टीरिया वगैरह, बैक्टीरिया। तो अब यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का क्या स्पेशल फीचर्स है बैक्टीरिया में? तो देखो हम लोग जानते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक और बैक्टीरियल सेल। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो देखो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है, तो यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का फंक्शंस करने के लिए कुछ कुछ यहाँ पे मॉडिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया का, इस सेल में ये यूनिफॉर्म सेल है। ठीक है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ इनफोल्ड कर जाता है, इस तरह से अंदर की तरफ यहाँ पे इनफोल्डिंग हो गया। देखो मैं इसको क्या हाईलाइट कर रहा हूँ, इसी इनफोल्डिंग को हम लोग बोलते हैं मीजोजोम्स, जो कि बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, प्रोकैरियोटिक का इंपॉर्टेंट फीचर्स है। स्लाइम लेयर और कैप्सूल जो होता है वो कवरिंग होता है, और पॉलीजोम्स, राइबोसोम और मैसेंजर आने का कुछ कॉम्बिनेशन होता है, जो अगले हम लोग क्वेश्चन में इसको देखेंगे। ओके, नाउ वी कम टू द सेकंड क्वेश्चन, हु प्रपोज द सेल थ्योरी? हु प्रपोज द सेल थ्योरी बहुत साधारण सा है। तो देखो इसमें तुम जानते हो कि मेंडल जो थे वो जेनेटिक्स पे काम किए थे, वाटसन क्रिक का भी अलग काम है DNA पे, रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवर किया था, कॉर्क सेल का। स्लाइडेन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दिया था। स्लाइडेन वाज द बॉटनिस्ट, उन्होंने बहुत सारे प्लांट का स्टडी किया और देखा कि जो बॉडी है प्लांट का वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स का बना है। उसी तरह से स्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स का स्टडी किया, एनिमल सेल्स का स्टडी किया, उन्होंने प्लांट सेल का स्टडी किया। तो देखा कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसका बॉडी सेल्स का बना होता है। तो इन दोनों ने मिलकर एक थ्योरी दिया, सेल थ्योरी, जिसमें कहता है, इसका स्टेटमेंट होता है कि द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एनिमल्स, लिविंग में प्लांट एनिमल्स, इज कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। तो सेल थ्योरी
was given by Sladen and Swan. तो ऑप्शन क्या हो गया 2 का ए. अब हम आ रहे हैं थर्ड पे. द कंसेप्ट ऑफ ओमनिस सेलुला इज सेलुला. देखो ये नीट का क्वेश्चन है 2019 का. ओमनिस सेलुला इज सेलुला रिगार्डिंग सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल. नो. स्वान हमने बता दिया ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे. क्या बचा? रुडोल्फ विर्चॉ. तो रुडोल्फ विर्चॉ ने एक स्टेटमेंट दिया ओमनिस सेलुला इज सेलुला. इसका मतलब ये होता है कि न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. मतलब पहले से जो सेल है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है. प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में डिवीजन होता है तभी नया सेल बनता है. अपने आप कोई नया सेल्स नहीं बन जाता है. प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है. तो न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ये स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं ओमनिस सेलुला इज सेलुला, जो रुडोल्फ विर्चॉ के थ्रू दिया गया था. ओके, गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. अब देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. ये सारा स्टेटमेंट है तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन पे. तो देखो सेल मेम्ब्रेन पे तुम्हारा 3 पॉइंट यहाँ पे आ गया. ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट सेल मेम्ब्रेन पे हो जाएगा. एक गलत है तो 3 करेक्ट होगा. तो देखो इसमें गलत कौन है. विच वन इज द रॉन्ग अमॉन्ग दिस स्टेटमेंट. ओके, तो देखो फाइंड इट, ट्राई इट आउट. तो केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन द ह्यूमन आरबीसी. देखो यहाँ पर ध्यान देना है, इससे भी क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारा. ह्यूमन आरबीसी enabled the scientist to deduce the possible structure of the plasma membrane. तब देखो जब सेल मेम्ब्रेन का डिस्कवरी हुआ कि द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, या सॉरी ऐसे बोल सकते हैं कि द सेल ऑफ प्लांट एज वेल एज एनिमल हैज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक सेल में होता है, चाहे वो प्लांट का सेल हो या एनिमल का सेल हो. तो अब बात आई कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले केमिकल स्टडीज सेल मेम्ब्रेन में किस पे किया गया, आरबीसी पे. आरबीसी पे एक्सपेरिमेंट किया गया कि आरबीसी का सेल मेम्ब्रेन में कौन सा केमिकल है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले किस पे किया गया, ह्यूमन आरबीसी पे, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ तुम्हें मिल जाएगा. अब इसके बाद देखा गया दूसरा स्टेटमेंट कि द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड द प्रोटीन. तो ये लिपिड एंड प्रोटीन का बना होता है सेल मेम्ब्रेन कि नहीं, ये स्टेटमेंट. तो हाँ, ये लिपिड और प्रोटीन का ही बना होता है. सेल मेम्ब्रेन का नेचर क्या हो गया, लिपिड एंड प्रोटीन. मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज लाइपोप्रोटीनेसिस इन नेचर. लाइपोप्रोटीनेसियस इन नेचर मीन्स लिपिड और प्रोटीन का है. लाइपोप्रोटीनेसिस इन नेचर. अगर ये स्टेटमेंट पे आता है तो भी सही रहेगा. देखो अगर यहाँ पर हम आरबीसी की जगह डब्ल्यूबीसी कर देते तो गलत हो जाता. अब देखो यहाँ पर जो लिपिड और प्रोटीन है इसमें मेन लिपिड क्या है, फास्फोलिपिड. ये सही है. मेजर लिपिड्स जो कि मोनोलेयर के फॉर्म में है. अब ये स्टेटमेंट सही है गलत है तुमको पकड़ना है. अब देखो इन ह्यूमन बीइंग द मेम्ब्रेन ऑफ द इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स मीन्स आरबीसी अगेन. अब देखो हमने देखा था कि लिपिड प्रोटीन है तो इसका रेशियो, इसका अमाउंट क्या है, तो अप्रॉक्स 52% प्रोटीन है एंड 40% लिपिड है. अगर याद होगा तुम्हें तो एनसीईआरटी में दिया, ये करेक्ट स्टेटमेंट है. तो फॉस्फोलिपिड का होता है, लेकिन फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर का नहीं होता. मोनोलेयर मीन्स दिस वन, एक लेयर. फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर तो कैसा होता है कि यहाँ पे हेड होता है जिसको पोलर बोलते हैं, वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, और इधर नॉन पोलर टेल होता है. एनसीईआरटी में तुम देखना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इस तरह से दिया है. बाई लेयर है या मोनोलेयर नहीं है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट नहीं रहता. अगर ये बाई लेयर रहता तो सही होता, लेकिन यहाँ पे बाई लेयर नहीं दिया है वर्ड, यहाँ पर क्या दिया है, मोनोलेयर है. तो स्टेटमेंट जो है यह गलत स्टेटमेंट है. विच वन, सी. तो सी ऑप्शन इज रॉन्ग ऑप्शन. तो आंसर क्या हो जाएगा 4 का सी. तो देखो ये 3 जो तुम्हारा सही स्टेटमेंट है, तो ये 3 तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा, इसको याद कर लेना है. ओके, गॉट इट. नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच सेल ऑर्गेनेल्स आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक. हमने बताया था
कि प्रोकैरियोटिक सेल्स वैसा सेल होता है जिसका न्यूक्लियस अनडेवलप्ड होता है, यूकैरियोटिक सेल्स जैसे हम लोग का सेल जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया का। तो अभी हमने इसका एक एक्सप्लेनेशन दिया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो इसमें किसी भी तरह का मेम्ब्रेन का कवरिंग नहीं होता है। जैसे सपोज को तुमने एक कॉइन लिया 5 रुपीज़ का, इसको तुम एक पॉलीथीन जो बोलते हो उसमें डाल दो, तो एक पॉलीथीन में डाला तो पॉलीथीन क्या मेम्ब्रेन हो गया, तो इसमें किसी भी तरह का कोई कवरिंग नहीं है। तो यहाँ पे नन मेम्ब्रेन, हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं नन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो नन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मतलब मेम्ब्रेन नहीं होता है, वो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहता है तुम्हारा किस में, बैक्टीरिया में। तो राइबोसोम जो है वह नन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, इसमें किसी तरह का मेम्ब्रेन नहीं है। क्लोरोप्लास्ट में मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स है, दो कवरिंग होता है मेम्ब्रेन का। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल कवरिंग है एंड लाइसोसोम में सिंगल कवरिंग है। तो कौन से मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स में कवरिंग नहीं है, राइबोसोम। तो राइबोसोम ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि राइबोसोम है नन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। राइबोसोम क्या हो गया, नन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो गया तुम्हारा इसका ये। क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम्स में 1 मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसमें भी डबल मेम्ब्रेन कवरिंग है, इसमें नो मेम्ब्रेन, नो मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन नहीं है। ओके नेक्स्ट देखो, वी नीड 2020 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन्स बॉडी इज इनकरेक्ट। ये भी प्योरली एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इंक्लूजन्स बॉडी के हेडिंग में देखना। They are not bound by any membrane. They are involved in the ingestion of the food particles. They lie free in the cytoplasm and they represent reserve material in the cytoplasm. तो मैं एनसीईआरटी का एक बार देखता हूँ, पीडीएफ यहाँ पे आती है, तो मैं तुम्हारा पीडीएफ खोल देता हूँ। ओके पीडीएफ अभी नहीं दिखा पाऊंगा, अभी देख लो इसको, जस्ट पीडीएफ में टाइम लगेगा, तो इसको चलो एक बार देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में दिया है तुम्हें यहाँ पे कि दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, इंक्लूसिव बॉडी में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, ये भी लिखा है कि दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट ये है, एंड दे रिप्रेजेंट द रिजर्व मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म, ये भी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है तुम्हारा, जैसे ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स ये सब जो है इंक्लूसिव बॉडी का एग्जाम्पल है, तो वो फूड को रिजर्व करता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहता है ये, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया ये स्टेटमेंट फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफेरेसिन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स ये सब जो है वो रिजर्व मटेरियल को स्टोर रखता है। ठीक है, तो ये इंजेक्शन ऑफ द फूड पार्टिकल, यही स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसका 6 का क्या हो गया बी, बहुत सिंपल सा है एकदम। एनसीईआरटी का अगर तुम एक एक लाइन देखोगे तो तुमको आंसर मिल जाएगा इसमें, इंक्लूसिव बॉडी के हेडिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, in prokaryotes ribosomes are associated with nucleoid vacuoles, plasma membrane and the genophore। तो देखो तुम्हारा जो एनसीईआरटी का जो है एक राइबोसोम्स एंड द इंक्लूजन्स बॉडी, इसी में सबसे पहला ये लाइन है कि प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स कहाँ रहता है। तो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स कहाँ एसोसिएटेड होता है बताओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। ये भी स्टेटमेंट तुम्हारा एनसीईआरटी का ही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनसीईआरटी का तुम जो है राइबोसोम्स और ये सॉरी इंक्लूजन्स राइबोसोम्स एंड द इंक्लूजन्स बॉडी, उसमें तुमको मिल जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल्स के हेडिंग में। विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड द बैक्टीरिया। ये भी देखो नीट 2014 का क्वेश्चन है। तो हमने बताया था कि मेसोसोम्स होता है वो इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मुड़ जाता है और ये क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। यहीं पे एंजाइम्स होता है जो हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में एब्सेंट होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो चाहे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हो या डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हो, बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होगा। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का एक डिफरेंस ये है कि बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट, यूकैरियोटिक मीन्स वैसा सेल जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट। ठीक है, तो मेसोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शंस कौन करेगा, मेसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, क्रिस्टी होता है जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, जस्ट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेसोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया
ये बैक्टीरिया का फंक्शंस करेगा बैक्टीरिया में। ओके, नेक्स्ट मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ। मिडिल लैमेला क्या चीज़ का बना होता है, तुम पता है तुमको, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सेलुलोज वगैरह सेल वॉल में पाया जाता है प्लांट के, और मिडिल लैमेला जो होता है वो बना होता है कैल्शियम पेक्टेट का। तो दिस वन, यही मिडिल लैमेला क्या करता है कि दो प्लांट सेल को होल्ड करता है। मान लो एक प्लांट सेल है, दूसरा प्लांट सेल है, तो इसको ये होल्ड करता है मिडिल लैमेला। मिडिल मीन्स बीच, बीच का वॉल जो दो सेल को होल्ड कर रहा है प्लांट सेल में। किसमें? प्लांट सेल में। प्लांट सेल में सेल वॉल होगा, तो ये मिडिल लैमेला सेल वॉल का पार्ट है जो कैसे का बना होता है, कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। यही कैल्शियम पेक्टेट हार्ड होता है अनराइप फ्रूट में, जिसके चलते अनराइप फ्रूट हार्ड होता है, और जैसे जैसे फ्रूट राइपनिंग की तरफ बढ़ता है, मतलब फ्रूट राइप होता है, पकता जाता है, वैसे क्या होता है, सॉफ्ट होता है, मुलायम होता जाता है। तो इसी मिडिल लैमेला के चलते कैल्शियम पेक्टेट जो है वो ग्रेजुअली, जब फ्रूट राइपनिंग होगा, फ्रूट का जब राइपनिंग होता है तो मिडिल लैमेला धीरे धीरे लूज होता है, जिसके चलते फ्रूट जो होता है वो पल्पी होता चला जाता है पकने पर, और कच्चा रहने पर वो कड़ा रहता है, क्योंकि उसमें मिडिल लैमेला हार्ड होता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। साइटोप्लाज्म ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड विद अदर थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी का ही है, प्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्टेड होता है दो प्लांट सेल। जैसे सपोज करो एक प्लांट सेल ये हो गया, दूसरा प्लांट सेल ये है, यहाँ पे सेल वॉल है, सेल वॉल है, दिस इज द सेल वॉल है, ठीक है। तो एक सेल का प्रोटोप्ला यहाँ पे सामने बनाना है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम इरेज कर देते हैं। सॉरी, चलो यहाँ पे हो जाकर सामने में ले लेना है यहाँ पे डॉट को, तो यहाँ से साइटोप्लाज्म कनेक्ट रहता है इस सेल से। तो इस तरह से ऐसे बना लो फिर से एक बार। ये सेल वॉल हो गया, यहाँ पे ओपनिंग है, इसी को हम लोग क्या बोल दिए, प्लाज्मोडेस्माटा बोल दिए। इसी के थ्रू एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड रहता है। इसी को हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। जो कनेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिम्प्लास्ट, सिम्प्लास्ट, एंड दिस इज द प्लाज्मोडेस्माटा। ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी में दिया है प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में। सिम्प्लास्ट नहीं वर्ड यूज़ किया है, सिम्प्लास्ट तुमको पढ़ने को मिलेगा प्लांट फिजियोलॉजी में, जो शायद अभी डिलीट हो चुका है, यहाँ डिलीट ही हो चुका है न्यू सिलेबस में। तो कंटिन्यूस जो थ्रेड बनता है साइटोप्लाज्म का, इसको हम लोग बोलते हैं सिम्प्लास्ट, ये टी है, और जिसके थ्रू जा रहा है साइटोप्लाज्म एक दूसरे से, उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। हु प्रपोज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? बहुत सिंपल सा है, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तुम लोग याद आ गया होगा कि इट वाज गिवन बाय द सिंगर एंड निकोलसन। देखो सेल मेम्ब्रेन पहले बहुत सारे साइंटिस्ट दिए, रॉबर्टसन का है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जिसको हम लोग ट्रायलैमिनर मॉडल बोलते हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। सिंगर एंड निकोलसन के थ्रू जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया, दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल रिगार्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, विच explain the dynamic nature of the cell membrane. So the most accepted model regarding the cell membrane is the fluid moज़ेक model given by Singer and Nicholson. तो सिंगर एंड निकोलसन नामक साइंटिस्ट ने फ्लूइड मोज़ेक दिया, और उन्होंने जब सेल मेम्ब्रेन को माइक्रोस्कोप में देखा था तो उन्होंने बोला था कि इट इज लाइक द प्रोटिस आइसबर्ग फ्लोटिंग इन ए सी ऑफ लिपिड। ठीक है, वो क्यों बोला था हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर डिस्कस करेंगे। Next, two type of protein in the cell membrane in fluid moज़ेक model are classified on the basis of। तो सिंगर एंड निकोलसन ने बताया कि दो तरह के प्रोटीन होते हैं, ठीक है, एक पेरिफेरल प्रोटीन और एक इंटरनल प्रोटीन, या हम सिंपली बोल सकते हैं एक्सटर्नल इंटरनल प्रोटीन। ठीक है, तो अगर हम लोग सेल मेम्ब्रेन का देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आदि होगा, तुम लोग को बहुत कॉमन है, पढ़े होगे, इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जा रहे हैं, कि एक सरफेस पे पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन को, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल या एक्सटेंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन, और एक प्रोटीन थोड़ा सा अंदर चला जाता है। जैसे तुम एग्जांपल ले लो कर्ड का, दही का, कि दही में हमने कुछ चेरी डाल दिया सरफेस पे, तो चेरी को हम लोग क्या डाल दिए, एक्सटर्नल या पेरिफेरल या एक्सटेंसिक प्रोटीन, और उसी चेरी को तुम थोड़ा सा डिप कर दो दही में, तो क्या हो गया, दही के अंदर चला गया, तो इसको क्या बोल देंगे, इंटरनल या इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, तो दो तरह का प्रोटीन है। तो दो तरह का प्रोटीन को हम लोग क्लासीफाई कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द मेम्ब्रेन। जैसे कर्ड में हमने जो चेरी डाला, तो कौन सा चेरी निकालना आसान होगा, जो सरफेस पर रहेगा, तो हो गया पेरिफेरल एक्सटेंसिक या एक्सटर्नल सॉरी, और जो अंदर चला गया दैट इज द इंटरनल प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 12 का ऑप्शन
बी। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इंडिकेट्स फंक्शंस ऑफ, ये भी देखो एनसीईआरटी की लाइन है, तो इसमें सारा फंक्शन दिया है, ऑल ऑफ द अबव। इसको भी डिटेल में एक्सप्लेन करना मुश्किल है, टाइम का लिमिटेशन है, तो इसको हम लोग जब क्रैश कोर्स करेंगे एक्सेल का ना, तब तो डिटेल में बताएंगे। अभी भी एक सॉर्ट ऑफ क्रैश कोर्स हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को केवल रखते हुए। नेक्स्ट देखो, इसको भी हमने इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का जो हमने वीडियो अपलोड किया, इसमें हमने डिटेल में इसका बताया है, ये वाली कि कैसे होता है, प्रोसेस पर हमने एक्सप्लेन किया है। वीडियो देखोगे तुमको तो समझ में आ जाएगा। द केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड या सिंपली फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड द ग्लाइकोलिपिड अकर्स इन, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कहाँ पे बनता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स एंड राइबोसोम्स। तो देखो हमने इसमें बताया है उस वीडियो में कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, आरईआर और एसीआर, रफ और स्मूथ। ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट है सरफेस पे तो रफ हो गया, राइबोसोम नहीं है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वॉल पे तो स्मूथ है उसका सरफेस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो क्या हो गया? स्मूथ हो गया। ठीक है, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? लिपिड। और रफ क्या बनाता है? प्रोटीन, आरईआर। आरईआर इज इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड एसीआर इज इन्वॉल्व इन द लिपिड सिंथेसिस। ठीक है, तो ये लिपिड और प्रोटीन जो बनता है वो कहाँ चला जाता है? गोल्जी एपरेटस में पैकेजिंग होने के लिए। तो यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया जाता है प्रोटीन में और लिपिड में ग्लाइको, तो ये फॉर्मेशन का हो रहा है ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड का गोल्जी बॉडी में। तो इसका ऑप्शन हो गया 14 का भी, जो तुम इस वीडियो को देखना तो सारा बहुत सारी डिटेल में बताया गया है कि कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन निकलता है और कैसे वो गोल्जी बॉडी में इन करता है और कैसे गोल्जी बॉडी से बाहर निकलता है, कौन से फेस से। गोल्जी बॉडी का दो फेस होता है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। तो कॉन्वेक्स फेस से इन करता है और कॉन्केव फेस से बाहर निकलता है। इसको हम लोग सिस एंड ट्रांस भी बोलते हैं। कॉन्वेक्स को सिस एंड कॉन्केव को ट्रांस या मैचुरिंग फेस बोलते हैं। इसका डिटेल हमने एक्सप्लेन किया है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। ठीक है, अब देखो द टर्म पॉलीजोम यूज्ड व्हेन, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, ये भी नीट में आया हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है कौन से साल में है, लेकिन ये भी नीट का क्वेश्चन है। वन राइबोसोम अटैच टू द सिंगल मैसेंजर आरएनए, सेवरल राइबोसोम्स अटैच टू द सिंगल मैसेंजर आरएनए, सेवरल राइबोसोम्स अटैच टू द सिंगल आरएनए। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए एंड सेवरल राइबोसोम्स अटैच टू द सिंगल ट्रांसफर आरएनए। तो देखो प्रोटीन सिंथेसिस के समय मैसेंजर आरएनए राइबोसोम से अटैच कर जाता है। तो बहुत सारे राइबोसोम, जैसे जैसे दिस वन इज द राइबोसोम्स, so many ribosomes attached to the single messenger RNA. This is the messenger RNA, single messenger RNA। और ये सारे क्या है? These are the ribosomes। तो बहुत सारे राइबोसोम्स। जब अटैचमेंट होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीजोम्स या पॉली राइबोसोम भी बोलते हैं इसको, पॉली राइबोसोम्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में आया है पॉली राइबोसोम्स। तो देखो हमने शॉर्ट कर दिया थोड़ा सा, यहाँ पे बुक में भी शॉर्ट किया है, राइबो वर्ड हटा दिया है, तो क्या हो गया? पॉली, इधर वाला पॉली इधर वाला सोम्स, पॉलीसोम्स। नाम से चल रहा है तुमको पॉली राइबोसोम्स, तो देखो सेवरल राइबोसोम्स तो यहाँ पर दिया है, लेकिन चूंकि प्रोटीन सिंथेसिस में मैसेंजर आरएनए से अटैच करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉली राइबोसोम्स या पॉलीजोम्स। ओके, गॉट इट? तो कौन सी ऑप्शन सही हो गई? ये वाली। नेक्स्ट देखो, ये जस्ट यही सेम चीज़ है, सेम क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारा जो बार बार मैं बोल रहा हूँ। ये द गोल्जी एपरेटस रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज फर्स्ट मटेरियल पैकेज बाय द गोल्जी एपरेटस आर ट्रांसपोर्ट टू द ईआर। नो, क्योंकि ईआर से वो गोल्जी में जाता है, गोल्जी से ईआर में नहीं जाता है। Materials to be packaged in the form of vesicles from the ER fuses with the cis face of the Golgi apparatus and moves toward the maturing phase. Just हमने अभी डिस्कस किया इसको। Both Golgi apparatus and the ER have cisternae, नहीं। Both Golgi apparatus and ER possesses ribosome, ये भी नहीं होगा। जस्ट हमने अभी डिटेल इसको डिस्कस किया। जस्ट अगर रिकॉल करोगे तो जस्ट मैंने अभी बताया है कि कैसे ये निकलता कैसे जाता है। तो materials to be packaged in the form of vesicle from the ER, ईआर से जो मटेरियल निकल रहा है वेजाइकल्स के फॉर्म में, मींस वेरी स्मॉल वैक्यूल्स के फॉर्म में निकल के वो गोल्जी एपरेटस की तरफ मूव करता है, इन करता है, सिस से और निकलता है मैच्योरिंग फेस से ट्रांसफेस से। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा कि 16 का बी।
ओके। सिक्सटीन का बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट फॉर द एंजाइम्स ऑफ द लाइसोम्स। ये भी हमने इंडोमेम्ब्रेन में किया है। तो जो एंजाइम्स लाइसोम्स का होता है, ऑक्सीडेटिव एसिडिक ये नहीं होता है, हाइड्रोलाइटिक एक्टिव एट द बेसिक पिच वो भी नहीं होता है। कैसा होता है? हाइड्रोलाइटिक होता है, मीन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि ऑप्टिमली एक्टिव होता है एसिडिक पीएच पे, ऑप्टिमली एक्टिव होता है एसिडिक पीएच पे। तो कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोलाइटिक है और एक्टिव होता है एसिडिक पीएच पे, जैसे कार्बोहाइड्रेज, लाइपेज, प्रोटीएजेज, ये सब एंजाइम्स हो गया जो कि एक्टिव होता है एसिडिक पीएच पे। ओके। नेक्स्ट, Na plus K plus an example of diffusion, osmosis, passive transport and active transport। तो Na plus and K plus एग्जाम्पल है तुम्हारा किसका? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। Na plus K plus NCERT में दिया है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है कि एक एटीपी के खर्च होने पे, एक एटीपी के एक्सपेंडिचर पे, ड्यू टू बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ 1 ATP, 3 Na plus is pumped out of the cell membrane and 2 K plus are pumped inside the cell membrane। 1 ATP के खर्च होने पे क्या होता है? 3 ATP बाहर, सॉरी 1 ATP के खर्च होने पे 3 Na plus 3 Na plus बाहर जाएगा और उसके बदले में 2 K plus अंदर आएगा, जिसके चलते सेल मेम्ब्रेन में आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज, अंदर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है, जिसको हम लोग रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। ये होता है ड्यू टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक एनर्जी रिक्वायरिंग एक्टिविटी है, जिसका एग्जांपल हो गया Na plus K plus। ये तीनों जो है वो तुम्हारा पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है, जिसमें कि एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ओके। अच्छा, ये तो मैंने बता चुका था, फिर से रिपीट हो गया। तो चलो, ये हो गया प्लाज्मोडेस्माटा, आप लोग देखेंगे। साइटोप्लाज्म ऑफ द वन प्लांट सेल हो जाएगा यहाँ पे। द ऑर्गेनल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आर। फिर से देखो, हमने एंडोमेम्ब्रेन बताया, ये भी इंपॉर्टेंट है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन। ये भी नीट का ही है, ये नीट 2020 का परहैप्स ये क्वेश्चन है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आता है। तो हमने बताया था कि 4 ऑर्गेनल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स का फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड होता है, आपस में एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। मान लो तुम लोग का 6 स्टूडेंट का ग्रुप है, इसमें 4 स्टूडेंट्स मान लो कुछ तुमको बनाना है, उसमें वो हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे को, और 2 तुम्हारा फ्रेंड हेल्प नहीं कर रहा है, तो 4 का एक ग्रुप बन गया। उसी तरह से यहाँ पे भी 4 का एक ग्रुप बना है। कौन कौन सा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो कौन कहाँ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ भी है, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स यहाँ भी है, देखो ये वाली, लाइसोसोम्स एंड द वैक्यूल्स, ये चारों का ग्रुप जो है वो एक मिल के काम करता है इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर। इसे हम लोग बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिस पे हमने टॉपिक एक वीडियो ही बनाया है, ठीक है। तो ये तुम्हारा 20 क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, जो हमने निकाला है एनसीईआरटी से ही। और कुछ PYQ भी है इसमें, प्रीवियस क्वेश्चन भी है, जो सिंपल क्वेश्चन आता है, बहुत टफ नहीं रहता है सेल से, लेकिन हाँ एक इम्पॉर्टेंट सेल के इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको कवर जरूर कर लेना, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। अगले क्लास में फिर नेक्स्ट पार्ट 2 इसका दूंगा, उसमें ये सेल का सारे चैप्टर जो अप टू द न्यूक्लियस वो खत्म हो जाएगा क्रोमोजोम तक, कि क्रोमोजोम कितने तरह का होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टिलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, तुम लोग पढ़े होगे ये सब। वहाँ तक अगले क्लास में उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और करेंगे, ठीक है। टिल देन, बाय बाय एंड सी यू अगेन।